गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। पत्रकार बंधु को नमस्कार। साथ ही सोसाइटी के जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित है, आप सभी का कमेटी की तरफ से अभिवादन है। आज प्रेस नोट लेने का मुख्य कारण यह है कि सन 2013 से हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए गई थी। आज 2025 की शुरुआत होने के बाद भी आज तक हम लोग सभी रोड पर है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें पहले बिल्डर की तरफ से धोखा मिला, उसके बाद केस जीतने के बाद भी, आर्बिट्रेशन केस जीतने के बाद भी हमें आज तक बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। उसका मुख्य कारण एसडीओ है। एसडीओ के पास हमारा जजमेंट थाना कलेक्टर से जो उनका एसडीओ ने जो हमारे 7/12 पे बोझा चढ़ाया था, वह थाना कलेक्टर ने कैंसिल करने के बावजूद भी आज तक 2023 से अभी तक एसडीओ की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। 2023 छठे महीने से थाना कलेक्टर से उनका जो ऑर्डर दिया गया था हमारे खिलाफ, वो कैंसिल करने के बाद रीसुनवाई के लिए जो आया था वो उसका निर्णय आज तक नहीं दिया है। और इसके लिए हम लोग कमेटी के लोग पिछले 2 साल से कंटिन्यू एसडीओ के चक्कर मार रहे हैं। जो 2023 में जो आदेश मिला था, ये उसकी कॉपी है। इस कॉपी के जरिए इसमें ओरिजिनल जजमेंट कॉपी भी है। ये स्लिप के साथ है। ये थाना एडिशनल जो कलेक्टर है उन्होंने दिया था। इसमें जो उन्होंने 2019 में गलत तरीके से हमारे सोसाइटी के 7/12 पे बोझा चढ़ाया था, उसको खारिज किया गया है। खारिज करने के बाद रीसुनवाई के लिए भेजा था। आज तक लेकिन उन्होंने अपने तरफ से कोई फैसला नहीं दिया। 11/12/2024 को उन्होंने हमारा जजमेंट के लिए केस बंद किया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग 139 फैमिली के रहिवासी लोग सब रोड पे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके बाद हमारी सोसाइटी की जो ज़मीन रेलवे के चौथे लाइन में गई है, डेवलपर सुरजीत रॉय ने वह सोसाइटी के कमेटी को कुछ न बताते हुए, किसी भी प्रकार का इंटीमेशन न देते हुए 21,72,000 रुपये उन्होंने कंपनसेशन के लिए कमेटी को 2025 जनवरी 1 तारीख को ये चीज़ मालूम पड़ा। उसके भी ये डॉक्यूमेंट्स है। इसमें आप बाकायदा आपको ये गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड पेपर है जो रॉय ने एसडीओ के और रेलवे के अधिकारियों ने मिलके हमारे साथ गबन किया है। आज तक हमको ना रॉय ने लेखी दिया ना वर्बली बताया। ये उसके पेपर है। पत्रकार बंधु से विनती है कि आप इसको सामने से भी देख सकते हैं, ओरिजिनल कॉपी है। तीसरी बात, 2013 में हमारी बिल्डिंग जब रीडेवलपमेंट को गई, उसके बाद हमारे सोसाइटी में यहाँ कोई वॉचमैन नहीं था, कुछ नहीं था। ये रॉय की जवाबदारी थी कि सोसाइटी के ज़मीन को उसका संरक्षण देना था, लेकिन उसने सब वॉचमैन वगैरह हटाने के बाद सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट हुआ है। उसका हमने
हर डिपार्टमेंट में पत्र व्यवहार किया, उनको सारी हकीकत बताई। ये हमने, और इसके अलावा कॉरपोरेशन के अलावा शिवसेना के जो पदाधिकारी है उनको भी पर्सनली लेटर लिख के उनको भी बताया कि ये ऐसा हुआ है और आज तक इसके ऊपर भी निर्णय नहीं हुआ है। ये भी पत्र आप सामने से देख सकते हैं। ये जो पत्र हमने जिनको भी दिए उनको आर्बिट्रेशन का जो जजमेंट कॉपी है वो सब साथ में दिया है, ताकि उनको मालूम पड़े कि हमारा परिस्थिति क्या है। जजमेंट कॉपी के साथ पूरा डॉक्यूमेंट और साथ में फ़ोटो दिया है। ये वो पेपर है जो सुरजीत रॉय ने, उनके वकील ने कमिटी को लीगल नोटिस भेजा था कि हम उनका नाम खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इस लेटर के बाद को आप पढ़ोगे तो आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि उनके वकील ने खुद ये मान्य किया है कि कमिटी ने उनको 2019 में निकाल दिया था, उनका टर्मिनेशन किया था, सब कुछ किया था। उन्होंने, उनके वकील ने लेटर लिख के दिया है। ये उनके वकील का पत्र है। उसके बाद हमारे वकील ने उनको जो जवाब दिया उसका भी पत्र साथ में है। ये हमारे वकील द्वारा जवाब दिया गया है, बने साहब द्वारा, उनके लेटर के अगेंस्ट में। कुछ दिन पहले हमें थाना कलेक्टर की तरफ से लेटर आया जो एसडीओ को भी गया है। ये थाना कलेक्टर का पत्र है जो एसडीओ को भेजा गया कि ये सोसाइटी के लोगों को न्याय दिया जाए, लेकिन आज तक ये लेटर आने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है और हम लोग जहाँ थे वहीं हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो हमने उल्लासनगर महानगर पालिका से लेके पत्रकार कक्ष तक, नेताओं तक, सब तक दिया है। ये उसके डॉक्यूमेंट्स है, उसमें पूरी जानकारी है। उसमें रेलवे के कागज से लेके पूरा डिटेल है। मुख्य बात यह है कि आज हमारे महानगर पालिका में हमने अपनी जगह जो रीडेवलपमेंट के लिए दी थी और ना हमने बेची थी ना ट्रांसफ़र की थी, उसके बावजूद भी कॉरपोरेशन में के अधिकारियों के मार्फत ये जो जगह सोसाइटी की जगह है वो बिल्डर ने अपने नाम पे एज ए ओनर उसका नाम चढ़ाया है, जबकि एक उनका कोई हक नहीं है। ये टैक्स का बिल है, इसमें ओनर के नाम पे रॉय एंड एसोसिएट्स का नाम है, सेंचुरी का नाम उन्होंने नीचे रख दिया है। ये जो सब है मिली भगत है और हम सभी लोग पिछले 12वां साल ख़त्म होने आया ट्रस्ट से, इसलिए आज आप लोगों के मीडिया के थ्रू आज हम ये सभी अधिकारियों के, नेता के ध्यान में लाना चाहते हैं कि हम लोग कितने परेशान हैं। आप लोग जो भी लोग यहाँ आए उनका मैं सोसाइटी के लोगों की तरफ से और अपने कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, अपने 2 शब्द पूर्ण करता हूँ और हमारे सोसाइटी के चेयरमैन हैं उनसे कहूँगा कि वो भी अपनी जानकारी दे। धन्यवाद। इथे स्वागत आहे आणि माझ्या सर्व सेंचुरीचे मेंबर लोकांचं इथे स्वागत आहे। आज या पत्रकार परिषद माझ्या सोसायटीवर, या सोसायटीचा मी चेअरमन आहे, या सोसायटीवर जो काय अन्याय झाला आहे त्यासाठी आम्ही घेतलेली पत्रकार परिषद आहे। ही सोसायटी 2013मध्ये रिडेव्हलपमेंटसाठी दिली होती। 2013ला बिल्डिंग, डिसेंबर 2013ला सर्व बिल्डिंग डिमॉलिश केलेल्या आहेत आणि सर्व आमचे 139 मेंबर आज हे रस्त्यावर आहेत। त्यांना कुठल्याही प्रकारचं रेंट नाही आहे, भाडा नाही आहे आणि त्यांची हालत, कारण हे जे सोसायटीमध्ये राहणारे जे पॉप्युलेशनमध्ये जे काही रहिवासी होते हे रहिवासी सर्वसामान्य रहिवासी आहेत। सेंचुरीमध्ये लेबरचे काम करणारे लोक आहेत आणि या लोकांवर या प्रकारची अशी मुसीबत आलेली आहे का त्यांचं स्वतःचं घराचं छप्पर निघालेलं आहे। हे छप्पर 2013ला काढलं। 2013 नंतर 2018 पर्यंत या माणसाने कुठल्याही प्रकारचं काम केलेलं नाही, जे की त्याला 2016 मध्ये
UMCमधून आणि 2018मध्ये सर्व प्रकारचे प्लॅन पास करून सर्व पेपर क्लिअर झाले असतानासुद्धा त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं काम केलेलं नाही आहे. कारण हा बिल्डरच नाही आहे. याने जे काही पेपर होते ते दुसऱ्या बिल्डरला दाखवत हा पूर्ण ठिकाणी फिरत होता की माझं काम कोणी करायला घेतं का. कारण स्वतः बिल्डर नसल्या कारणानं ह्या आमच्यावर आलेली मुसीबत आहे. एक निर्णय आमचा पूर्वीचा चुकला की हा बिल्डर आहे की नाही आहे ते आम्हाला काही त्याला ओळखता आलं नाही, त्यामुळं आमच्यावर ही हालत झालेली आहे. दुसरी गोष्ट, 2013 नंतर 2018 पर्यंत या माणसाने 5 वर्ष कुठल्याही प्रकारचं काम केलं नाही. त्यामुळं नाईलाजानं आम्हाला कोर्टामध्ये जावं लागलं. आम्ही हायकोर्टात गेलो, हायकोर्टाने आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट केलं. आर्बिट्रेशनमध्ये आमची 1.5 वर्ष केस चालली. 1.5 वर्षानंतर आम्हाला 16 करोड 36 लाख रुपये घेण्याचे आम्हाला म्हणजे त्याच्यावर डिमांड आर्बिट्रेशनने टाकलं. ते सुद्धा आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारचं डिमांड या सर्वसामान्य रहिवाशांना मिळालेलं नाही आहे. 2018 डिसेंबरपासून आजपर्यंत कुठल्याही सभासदाला 1 पैशाचं पण भाडं मिळालं नाही आहे. आणि तेव्हापासून ही सोसायटीचे मेंबर आपले आज होतं उद्या होतं या आशेनं जगत आहेत. त्यांनी UMCमध्ये स्वतःचं सेंच्युरियनच्या नावावर असलेला 7/12 सेंच्युरियन सोसायटीच्या नावावर असलेलं प्रॉपर्टी कार्ड, हे प्रॉपर्टी कार्ड त्यांनी त्याच्या स्वतःच्या नावाने केलेलं आहे. आज रिडेव्हलपमेंटला आम्ही सोसायटी दिलेली आहे, त्याला सोसायटीची जागा विकलेली नाही आहे, तरीही UMCमध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी चालतात का त्यांनी रिडेव्हलपमेंटला विकासासाठी दिलेल्या जागेचं त्यांनी त्याच्या स्वतःच्या नावावर ही जागेचं प्रॉपर्टी कार्ड केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट, 2013ला जे रिडेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट बनलं, ह्या ॲग्रीमेंट ही सोसायटीची लँड कॉस्ट होती 36 करोडची आमची, त्याच्यावर स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन भरले गेलेलं होतं. यांनी कुठल्याही प्रकारचं काम न करता सोसायटीमध्ये 1 नया पैशाचं सुद्धा कुठलं योगदान न देता 36 करोडचा बोजा, जो बोजा माझ्या लँडची कॉस्ट होती, माझ्या सोसायटीच्या लँडची कॉस्ट होती, ती त्याच 7/12वर त्यांनी बोजा म्हणून लावली. हे कुठल्या नियमामध्ये बसतं, कुठल्या याच्यामध्ये लँड रेव्हेन्यूच्या याच्यामध्ये बसतं, कुठल्या SDOच्या नियमामध्ये बसतं, हे आम्हाला सर्वसामान्य लोकांना आजपर्यंत काही समजलेलं नाही आहे. त्यासाठी आम्ही ठाणा कलेक्टर ऑफिसला त्याचं अपील केलं. अपीलमध्ये क्लिअर दिलेलं आहे की ही ऑर्डर 205 आहे ना काहीतरी, ही ऑर्डर रद्द करण्यात यावी आणि बिल्डर म्हणजे डेव्हलपर आणि सोसायटीचे हे दोघा जणांची बाजू ऐकून तुम्ही न्याय द्यावं. हे 2023ला आलेल्या ऑर्डरचा न्याय अजूनपर्यंत SDOच्या ऑफिसमध्ये होत नाही आहे. किंबहुना कलेक्टरने दिलेलं आहे की ही ऑर्डर रद्द करण्यात यावी. याचा अर्थ त्याच दिवशी आमच्या 7/12वरनं डेव्हलपरचं नाव बोजा निघाला पाहिजेत होतं, परंतु तो बोजा 2023 पासून आजपर्यंत निघत नाही आहे. डिसेंबर 2024ला फायनल हिअरिंग झाली असताना सुद्धा आजपर्यंत आम्हाला फायनल ऑर्डर मिळत नाही आहे. आम्ही कमिटीचे लोक 10 ते 15 फेऱ्या SDOच्या ऑफिसमध्ये मारलेले आहेत, परंतु SDO या आठवड्यात करतो, दुसऱ्या आठवड्यात करतो, 15 दिवसात देतो, हे सर्व फक्त तारखा देत बसला, परंतु आम्हाला ऑर्डर देत नाही. सर्वसामान्याला न्याय कुठून मिळणार हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 2013 पासून घरं तुटून रस्त्यावर राहणं आणि रोज त्याची वाट बघणं की आज काय आमच्या आयुष्यामध्ये नवीन घडतं का, या आशेवर आज हे इथे जमलेले माझे सगळे सोसायटीचे जे मेंबर आहेत हे जगत आहेत. या व्यतिरिक्त आमच्या सोसायटीची रेल्वेमध्ये काही जमीन जात होती, जमीन जास्त नाही, फक्त अर्धा गुंठा जमीन आमची तिथं रेल्वेमध्ये गेलेली आहे आणि या अर्ध्या गुंठ्याचे 21,72,000 रुपये जे कॉम्पेन्सेशन आलं ते 2020मध्ये डेव्हलपरने घेतलं. कुठल्या नियमामध्ये बसतं, त्याला 2019मध्ये टर्मिनेट केलेलं आहे, त्याचा वकीलच सांगतोय कोर्टामध्ये का सोसायटीने 2019मध्ये तुम्ही आम्हाला टर्मिनेट केलं आहे. जर तुला 2019मध्ये टर्मिनेट केलं होतं तर 2020मध्ये तू कुठल्या बेसवर आमच्या सोसायटीचे पैसे तू घेतले आणि कुठल्या याच्यामध्ये ॲग्रीमेंट होतं सेंच्युरियन हाऊसिंग सोसायटी, पैसे ट्रान्सफर होतात रॉय अँड असोसिएट, हे कुठल्या याच्यामध्ये बसतं, कुठल्या कायद्यामध्ये बसलं, कुठल्या न्यायामध्ये बसतं, हे सर्वसामान्य लोकांना आणि या लोकांना कोणालाही ते मान्य हे होत नाही आहे. आणि याचा न्याय मागण्यासाठी आम्ही सर्व
तुम्हाला पत्रकार बंधूंना सुद्धा आम्ही त्याचा पत्रव्यवहार केला, SDOला पत्रव्यवहार केला, कलेक्टरला पत्रव्यवहार केला, UMCला पत्रव्यवहार केला, खासदार साहेबांच्या ऑफिसमध्ये पत्रव्यवहार केला, किंबहुना सर्व ठिकाणी प्रत्येक पोलीस स्टेशनला पत्रव्यवहार केला, तहसीलदार ऑफिसमध्ये पत्रव्यवहार केला, पण आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा न्याय आजपर्यंत आम्हाला मिळालेला नाही आहे. आम्हाला फक्त एकच आशा आहे की कलेक्टर ऑफिसने SDOला लेटर दिलेलं आहे की या सोसायटीवर जे काही हे होते अनजस्टिस होतं त्याचा न्याय लवकरात लवकर तुम्ही करावं आणि या ऑफिसला त्याची इन्फॉर्मेशन द्यावी. जे लेटर आमच्या सेक्रेटरीने आता तुम्हाला दाखवलेलं आहे, परंतु आजपर्यंत त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं कुठलाही व्यवहार किंवा ऑफिशियली आम्हाला सोसायटीच्या मेंबर लोकांना किंवा सोसायटीच्या कमिटीला आजपर्यंत त्यांनी बोलून कुठल्याही प्रकारची इन्फॉर्मेशन दिलेली नाही आहे. आम्ही तहसीलदार ऑफिसमध्ये पण लेटर दिलं होतं, तहसीलदारला सुद्धा कलेक्टर ऑफिसमधून लेटर आलं होतं, तहसीलदारने सुद्धा आमची बाजू ऐकून घेतली, पण त्यांनी हात वर केले की माझ्या SDO हा आमचा बॉस आहे आणि तिकडनं जोपर्यंत ऑर्डर येत नाही तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला काही सहाय्य करू शकत नाही आहे. तर आमच्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांनी कुठे जायचं? आज आम्ही 2013 पासून 2025 उगवलं, एवढ्या वर्षापर्यंत हे सगळं सहन करतोय. अजून किती वर्ष सहन करणार? आमची पहिल्याची एक पिढी तर ऑलरेडी गेली. खूप दुःखाची गोष्ट आहे का घराचे स्वप्न बघून घराचं हे बघून ते निघाले, परंतु त्यांच्या हातामध्ये त्यांच्या आशेवर त्यांच्या स्वप्न काही कुठेही झालं नाही. आणि आज हे लोक ते स्वप्न पाहत आहेत, परंतु हे स्वप्न कधी साकार होईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. कारण आपली ही जी व्यवस्था आहे, प्रशासकीय व्यवस्था आहे, ही अशा प्रकारे चालते. कोर्टामध्ये केस जिंकून सुद्धा आम्हाला कॉम्पेन्सेशन मिळत नाही आहे. कोर्टामध्ये केस जिंकून सुद्धा साधं SDOच्या ऑफिसमधून आमची बाजू ऐकून आम्हाला त्यांचं 7-12वरचा बोजा निघू शकत नाही आहे 2023 पासून. तर आम्ही कोणावर आशा ठेवून जगायचं आहे? मला पत्रकार बंधूंना एवढी माझी म्हणजे विनंती आहे, सर्व सोसायटीच्या मेंबर लोकांच्या वतीनं मी तुम्हाला विनंती करतो की या गोष्टी आपण दाखवाव्यात, या गोष्टी आपण सर्वकर प्रसिद्धी कराव्यात, वार्ताहरांनी आज त्यांच्या न्यूजपेपरमध्ये टाकाव्यात आणि आमची बाजू कुठेतरी सत्याची बाजू मांडावी, हीच आमची अपेक्षा आहे. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द इथेच संपवतो. प्रेम जी, ये जो आपने प्रॉपर्टी रॉय को दी थी, कोई एजेंट बीच में था कि कोई बिचौली ने कोई व्यवहार करवाया था? नहीं, कोई एजेंट वगैरह नहीं था. ये हमारी जूनी कमेटी थी, उसमें से खाली आज के डेट में खाली एक ही हमारे पॉल साहब है, ये वो कमेटी में थे. इनके मार्फत वो रॉय को यानी लाया गया था. नहीं, हमारा ये कहना है कि आपकी उस बिल्डर से मुलाकात हुई कैसे? क्या आपने उनकी जांच पड़ताल नहीं की थी कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है? जो बोलो ना, ऐसा था कि उसमें जो है ना उसमें ऐसा था कि हमारी पहली पुरानी कमेटी थी, तो उसमें सिर्फ मैं अकेला बचा है अभी, और 4 एक्सपायर्ड हो गए. तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने ऐड दिया था पेपर में, वो यानी टेंडर सिस्टम था. तो यानी जो एक्स्ट्रा FSI देगा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को जो फ्लैट्स मिलेगा, उस बेस के ऊपर वो जो भी बिल्डर होगा उसको आके फिर यानी वो काम कंटिन्यू कर सकता है. लेकिन इट विल भी ऐसा था कि वो जनरल बॉडी मीटिंग में उसने आके डिक्लेयर करना चाहिए कि हम इतना FSI आपको एक्स्ट्रा देने वाले हैं, एंड दैट विल बी विदाउट कॉस्ट. यानी पैसा नहीं लेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्लैट्स मिलेगा. बस उसके हिसाब से उसने वो काम किया, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं था. मतलब उनके बैकग्राउंड की जांच नहीं, वो बैकग्राउंड हम लोग को मालूम नहीं था उनके बारे में. उन्होंने क्या क्या बोला था? यानी एक्स्ट्रा FSI देंगे ऐसा कुछ बोला था? क्या नहीं, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये पहला ये ना अपना जनरल बॉडी मीटिंग में उन्होंने कहा था, ये जो सुरजीत रॉय ने, कि भाई आपको पहले पूरा ये जितना भी 11 बिल्डिंग्स है, 11 बिल्डिंग है, उसको पहला डिमोलिश करो. उस बेस के ऊपर मुझे MMRD से 4 FSI मिलेगा. उसका मेन बेस वही था कि 4 FSI मिलेगा तो मैं आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, जो भी एक्स्ट्रा FSI मांगेगा आपका जो डिमांड है वो भी मैं आपको दूंगा करके. वो तो अब हम लोगों ने उसको कोऑपरेट किया, लेकिन लास्ट तक उसका कोऑपरेशन हम लोग को नहीं मिला. क्योंकि अभी बातचीत में यह बताया गया कि वो आपके इमारत के जो डॉक्यूमेंट्स लेकर दूसरे बिल्डरों से उनकी जांच करके फिर वो आपके पास आता था. तो इसका खुलासा मतलब आखिर क्या है? नहीं, एक्चुअली वैसा नहीं है.
वो इसमें हम लोगों ने जो ऐड दिया ना, एडवर्टीजमेंट जो पेपर में दिया था, 3-4 पेपर में दिया था उल्लासनगर के, और वो हाँ वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो बात ऐसी है आपकी जो कि वो बिल्डर नहीं था, उसने हम लोगों से agreement ऐसा किया, आप लोग नहीं उसके हमें बाद- बताया। अभी जो उन्होंने बताया, उसके बाद वो दूसरे बिल्डरों के पास बोल रहा था कि ये प्रोजेक्ट लो मेरे से, तो ये नहीं, वो- जनरल बॉडी में कुछ डिसाइड हुआ था कि वो खुद डेवलप करेगा कि किसी और से करवाएगा। नहीं सर, उसमें ऐसा हुआ कि हम लोग एक्चुअली टोटल हमारे जो 139 मेंबर्स है, हम लोग सब समझते हैं कि भाई वो बहुत बड़ा बिल्डर है, फर्स्ट बात ये है। लेकिन हमको उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं था कि वो अकेला डेवलप करेगा या और भी उसके पार्टनर्स को लेके वो डेवलप करेगा करके, और हिज वेदर हिज कैपेबल और नो, वो हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन उसने ऐसा गेम खेला उसमें कि हम लोगों को पहला बोला, मैं जैसे मैं पहले भी बोल चुका है, क्या बोला, पहला ये जो है ना, आप 11 बिल्डिंग पहला डिमोलिश करो, और उसका भी टाइमिंग था 2013 में नवंबर 30 तक वो डिमोलिश होगा, तो मैं MMRD बैंड्रा से मैं वो 4 FSA में पास करूँगा, और आपका जो डिमांड्स है वो मैं आपको फुलफिल करूँगा, ये उसका बात था। वो बेस के ऊपर वो एक्चुअली हमारे सोसाइटी में आया है, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। जब आपने उस बिल्डर को यह सब काम करने के लिए दिया, हाँ तो जी। उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया था कि मैं आपको कब तक घर दूंगा? हाँ, उसने बोला 36 महीना 36 मंथ्स में आप लोगों को मैं सबको फ्लैट दूंगा बोले, यानी आपको, यानी जैसा लॉक इन की होता है ना, उसके हिसाब से उसने बोला इन 36 मंथ्स में सब जितने भी 135 मेंबर्स है उनको सबको मैं चाबी के साथ में फ्लैट दूंगा। और इसके अलावा क्या क्या बोला गया था कि आपके सोसाइटी के अंदर होगा? दूसरी बात मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि उसने क्या बोला था कि मैं 5 लाख रुपए आपको दूंगा, उसने सिर्फ 5 लाख रुपया दिया है वो जो कन्विंस बनाने के लिए। दूसरी बात उसने बोला कि 1 मिनट, उसने जो बोला कि मैं 2 करोड़ सिक्योरिटी फंड दूंगा अपना सोसाइटी के लिए, उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। डिपॉजिट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी उसने कुछ भी नहीं दिया। ओनली 5 लाख रुपया उसने दिया था हमारे सोसाइटी को। एक्स्ट्रा कितना कारपेट दे रहे हैं आपको? वो एक्स्ट्रा 150 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया दे रहा था एक्स्ट्रा उसका। वो यानी हम लोगों का डिमांड वो था कि हु विल गिव द, जो ज़्यादा से ज़्यादा देगा उसी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो वही रीडेवलपर को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो उसका जनरल बॉडी मीटिंग में उसने बोला कि यस आई एम एक्सेप्टिंग, आई विल गिव यू ऑल, जो आपका जो भी एग्जिस्टिंग जो फ्लैट है उसमें मैं बोले 1 रूम 2 रूम 3 रूम जो भी है मैं आप लोगों को 150 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा देंगे, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, यू ऑल डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। ऐसा उसका बात था, और उस बेस के ऊपर हम लोग एक्चुअली यानी कबूल हो गए। कि 2013 में आपकी इमारतों को डिमोलिश किया गया था, लिया गया था किसी बिल्डर को देकर रीडेवलपमेंट के हिसाब से। आप 2025 चालू है, तो इस बीच में आपकी उस बिल्डर से जब से डिस्प्यूट चालू है, तो अभी हाल ही में आपकी उनसे कुछ मुलाकात हुई, आपकी कुछ डिमांड हुआ क्या कुछ? ऐसे तो जो पुराना कमेटी था 2019 2009 2018 को हमारा नया कमेटी फॉर्म हुआ। जो पुराना कमेटी थे उसमें 3 से 4 लोग एक्सपायर हो गए थे, तो नया कमेटी फॉर्म किया गया। उसके बाद हमारा उनके साथ नया कमेटी का काफ़ी मीटिंग हुआ, और हमने कोशिश किया कि वो जल्दी से जल्दी काम चालू करें, लेकिन हमेशा उन्होंने झूठे आश्वासन दिए। जब भी आश्वासन दिया वो कभी भी फेल हुआ। उन्होंने भाड़े से लेके हर चीज़ का उन्होंने कई बार इन्हें प्रॉमिस किया, काम चालू करने का प्रॉमिस किया, नवरात्र में चालू करता हूँ, गुड़ी पाड़ों को चालू करता हूँ, न्यू ईयर को चालू करता हूँ, लेकिन कभी भी इन्हें उन्होंने अपने बात पे कायम नहीं रहे। लास्ट में हमारे डेवलपमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से इसमें क्लॉज था आर्बिट्रेशन का। इसके लिए हमारे को उनके अगेंस्ट जाने के लिए आर्बिट्रेशन ही एक मुद्दा था जिसके थ्रू हम लोग जा सकते थे, और हमने उस आर्बिट्रेटर पाने के लिए हाई कोर्ट को एप्लीकेशन डाला। फिर वहाँ से हमारे को आर्बिट्रेटर मिला। उसके बाद आर्बिट्रेशन में कंटिन्यू हमारा मुलाकात होता था, क्योंकि आर्बिट्रेटर के सामने दोनों पक्ष बैठते थे, और आर्बिट्रेटर जो तय किया गया था वो हाई कोर्ट ने तय किया था, और उसका जो फीस वगैरह है वो भी सब बाकायदा उसका एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट के साथ दोनों पक्ष बैठते थे। हमारे से भी टर्न रहता था, हमसे भी जज जो इम्पोर्टेंट जज थे वो हमारे से प्रश्न पूछते थे, जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स है वो हमसे लिया जाता था।
उसी प्रकार उनसे भी वो चीज़ किया जाता था। हमने अपने तरफ से जो हमारे को कागज रखने थे हमने उनके सामने रखा, लेकिन जब उनका समय आया तो जो जो उन्होंने बोला था वो चीज़ में वो नाकामयाब रहे। ये जो अपना आपका प्लॉट है जो कंपाउंड किया हुआ है, उसके सामने जो ग्राउंड है वो भी सेंचुरी हाउसिंग सोसाइटी का है कि किसी और का है? एक्चुअल ऐसा है कि वो सेंचुरी रेवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से ही ये ग्राउंड बना था, लेकिन बाद में सेंचुरी कंपनी और सोसाइटी के बीच में डिस्प्यूट होने की वजह से वो चीज़ कंपनी ने अपना हाथ सेंचुरी सोसाइटी पे से, ये हमारी जो सोसाइटी है एक्चुअल वो ऑन बिहाफ ऑफ सेंचुरी रेवन वर्कर्स बनाई गई थी 1965 में। उसके बाद आस्ते आस्ते सबके पगार से पैसे काटते हुए सबका अपना अपने नाम पे फ्लैट हो गया और बाद में कंपनी ने अपना उस पर से हक छोड़ दिया। ग्राउंड का भी वही हाल था, ग्राउंड भी सोसाइटी के अंडर में था और सोसाइटी के बेस पे ही ग्राउंड बना था ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर्स के बच्चे लोग के लिए। बाद में उस पर कुछ टैक्स वगैरह ज़्यादा चढ़ गया था, कंपनी ने उसमें उनको एसडीओ को कुछ एनओसी वगैरह दे के सेंचुरी सोसाइटी को बिगड़ बताए। जो भी हुआ सेंचुरी के नॉलेज में नहीं था। उसके बाद जब मालूम पड़ा तो जो हमारी पुरानी कमेटी थी उन्होंने बहुत से यहाँ मेरे ख्याल से कंप्लेंट वगैरह की, जो भी किया, लेकिन आज के डेट में वो किसी थर्ड पार्टी के नाम पे अलर्ट हुआ ऐसा हमारी जानकारी में है। सोसाइटी की जो जमीन है जहाँ पे इमारतें बनी हुई थी, तो अब वहाँ पे जो प्लॉट है इमारतों को तोड़ने के बाद वो आखिर किसके कब्जे में? जो सोसाइटी का जो आज के डेट में ऐसा है कि जो कुछ है रॉय के ताबे में है, क्योंकि केस हम जीत चुके हैं, आर्बिट्रेशन में ये ऑर्डर हो चुका है कि उस डेट के साथ ऑर्डर हुआ था कि सोसाइटी के ताबे में ये ज़मीन दी जाए, अन्यथा आपके ऊपर कंटिन्यू इसका ब्याज बढ़ते जाएगा। लेकिन आज तक उन्होंने हमारे ताबे में ज़मीन दी नहीं और जब तक अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एग्रीमेंट डेवलपर को टोटल जो भी खर्चा है, वो चाहे ओपन लैंड टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, जो भी है सब उसको भरना था। और आज के डेट में लगभग 50 लाख से ज़्यादा ओपन लैंड टैक्स हमारी ज़मीन पे हो गया है। जब तक हम उसको भरेंगे नहीं तब तक हम कानूनी हिसाब से भी हम लोग वो ज़मीन अपने नाम पे अभी करा नहीं सकते। पैसा भरने की आज हमारी ताकत नहीं है। जब वो पैसा भरा जाएगा तो एक बार वो हमारे नाम पे आएगा यानी डॉक्यूमेंट देखने के बाद। फिलहाल रॉय के ताबे में है। आपने अपनी बातचीत में यह भी बताया कि आपका जो सोसाइटी की टैक्स पॉलिसी थी, यस, वहाँ पे नाम बदला। हाँ। आपने यह भी बताया कि कलेक्टर ऑफिस से कुछ ऑर्डर आए लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपने यह भी बताया कि तहसीलदार ने आपको कुछ कहा कि वो एसडीओ उनका बॉस है। आपने फिर यह भी आरोप किए कि एसडीओ द्वारा भी आपको जजमेंट नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या लगता है आखिर इन सबके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं इतना जानता हूँ जो 2023 के बाद जो थाना कलेक्टर से हमको ये जो जजमेंट मिला एसडीओ की तरफ से, एसडीओ के खिलाफ, उसके बाद कंटिन्यू हम लोग तारीख को जा रहा है। उसमें ऐसा कोई भी तारीख मिस नहीं किया कमेटी ने। वहाँ जाने के बाद कम से कम यानी 11/12/2024 को दोनों पक्षों का सुनवाई हुआ। लेटर के मुताबिक उन्होंने लिखा था कि आप ये फलाने तारीख को आओ, अगर नहीं आओगे तो मैं गुणवत्ता के हिसाब से या जो प्रेजेंट रहेगा उसके हिसाब से मैं जजमेंट दे देगा। लेकिन सामने वाला उसके बाद कभी आया नहीं। हमने उनको पूछा भी ये बात कि आपने तो इसमें ऐसा लिखा है। बोला वो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, वो तुम्हारे बोलने के हिसाब से काम नहीं होएगा। लेकिन कारण क्या है? कारण कभी उन्होंने बताया नहीं। यानी आपका कहना है एसडीओ मैनेज है रॉय से? अभी रॉय से मैनेज है कि वहाँ क्या चलता है उसको हमने ये महसूस किया है कि हमारा काम जानबूझ के वहाँ नहीं हो रहा है। ये जो रेलवे की जगह का जब पैसा था वो एसडीओ ने उसको दिया था ना? एसडीओ के मार्फत देखो, कौन थे तब एसडीओ? कौन थे एसडीओ? मेरे ख्याल से जगत सिंह गिला से थे उस टाइम पे। जब ये एसडीओ ने ये पास किया ऑर्डर जो बोझा चढ़ाने का, तब भी गिरासे थे, गिरासे साहब। और जो पीरियड में ये कंपनसेशन का पैसा उठा है
वो टाइम पे वही थे, क्योंकि ये 2020 की बात है। गिरासे साहब मेरे पूरे करबड़ी जो करप्शन हुआ है इसमें जगत सिंह गिरासे भी शामिल है उनके साथ। उनके आदेश के बगैर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। उन्होंने आदेश दिया तभी बोझा चढ़ा। बाकायदा जो कागज बताता है, कागज में लिखा हुआ है कि रॉय ने फलाने तारीख को एसडीओ को लेटर लिखा कि इसमें मेरा नाम डाला, सम्मानित मैंने डाला जाए। वो हिसाब से केवल 18 दिन के अंदर, वो लेटर देने के बाद 18 दिन के अंदर सोसाइटी के 7 बार में बोझा चढ़ाया गया। और 2023 में थाना जो कलेक्टर ने ऑर्डर दिया, उसके बाद 18 महीने से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक हमारा बोझा नहीं हटा है। तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? जब 18 दिन में उनका काम, जो बोझा चढ़ाने का काम 18 दिन में हो गया, और इधर 18 महीने के बाद भी, चक्कर मारने के बाद भी, सब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद, इवन उनके रॉय के वकील ने खुद जो हमारे को जो नोटिस दिया है, उसमें बाकायदा लिखा है कि फलाने तारीख को आपने हमारे क्लाइंट को निकाल दिया था। तो उसके बाद बोझा कैसा चढ़ा, कंपनसेशन कैसा लगा, कैसा लिया, ये सामने सामने मालूम पड़ता है कि उसने किस बात का चढ़ा है। जो अभी हमारे विशेष साहब ने बताया अभी कि ऐसा था, ऐसा जगह का वैल्यूएशन करके बोलो है, जो भी है वो हिसाब से जो 36 करोड़ अब देखने को गया तो उसको 36 करोड़ उसने खर्चा किया ही किया है। उसने जो कुछ है, आप प्रॉपर्टी देख के आए, उधर खड्डा भी नहीं किया है। तो 36 करोड़ उसने लगाया किधर? जो बोझा है उसने चढ़ाया कि भाई उसने खर्चा किया। जो हमारे नॉलेज में है, साधारण एक नागरिक के हिसाब से हमारे समझ में आता है 36 करोड़ का बोझा, हमको ऐसा लगता है कि जो उसने खर्चा किया है उसको मिलना चाहिए, इसके लिए उसने बोझा रहा। हमारे नॉलेज में ये था आज तक कि 36 करोड़ उसने, इसका मतलब खर्चा किया है। लेकिन खर्चा जो किया है, जब आर्बिट्रेशन में मैटर चला तो उसने जो भी खर्चा दिखाया था वो सब रिजेक्ट हो गया, और उल्टा जो भी हमने, जो सोसाइटी ने क्लेम किया था, वो सब पास हो गया। उसमें चाहे भाड़ा हो, चाहे बाकी सब बातें हो। 36 करोड़ का बोझा इसके लिए चढ़ाया मेरे नॉलेज में कि दूसरा कोई बिल्डर या डेवलपर आके सोसाइटी का काम चालू नहीं कर सके। छोटे में मेरे नॉलेज की बात है, मैं पर्सनल जो मेरा नॉलेज मैं वो बता रहा हूँ। रॉय ने उसके ऊपर कोई प्लान पास किया था क्या? प्लान पास हुआ था, 21 माला टावर पास हुआ था। कितने टावर थे? 21 माले के मेरे ख्याल से 5 टावर थे। उसमें 2 MMRD को देने का था अलग, और 2 MMRD को फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देना था 14 माले का, और 21 माले का 3 टावर ना, 3 विंग 21 माले का 5 था। और उसका आप मानते तो डॉक्यूमेंट में पेपर है उसका 2016 और 2018 में प्लान पास हुआ था। सीसी मिला था उसको। प्लान पास होने के बाद उसने रिलायंस से लोन भी सैंक्शन होने के बाद भी उसको 32 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ था। 32 करोड़ का लोन सैंक्शन होने के बाद उसने 4 करोड़ उठाया भी, उसका भी इंटरेस्ट उसने अभी तक भरा नहीं है, उसका प्रिंसिपल भरा नहीं है, लेकिन काम कुछ किया नहीं। तो उसका मन में काम करने का होता था, वो सचमुच डेव्हलपर होता था तो काम कर देता था। जो बिल्डर ने बोझा चढवला आहे तो नक्की कसला बोझा आहे? बिल्डरने जो बोजा चढवला आहे तो बोजा कसला आहे तो कोणालाही माहिती नाही आहे. जी बोजाची जी कॉस्ट आहे ही कॉस्ट आमची रिडेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटची म्हणजेच आमच्या लँड कॉस्ट त्यावेळेची होती ती कॉस्ट आहे. जर लँड कॉस्ट आमची होती ती आमच्याच लँडवर कशा प्रकारचा बोजा होऊ शकतो, तर हा बोजा कसला आहे हा आम्हालाच माहिती नाही आहे. तुम्ही जे सांगत होते काय 32 कोटीचं त्याने रिलायन्सकडनं लोन मान्य केलं होतं आणि 4 कोटी काही बाहेरून फायनान्स उचलला होता? नाही 2016ला ज्यावेळेस MMRD करणं हा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट झालं त्यावेळेस त्याने रिलायन्सकडनं 32 करोड लोन सँक्शन केलेलं होतं. या 32 करोडमधून त्यांनी 4 करोड लोन हे त्याला डिस्बर्समेंट झालेलं होतं. हे डिस्बर्समेंट 4 करोडचं झाल्यानंतरसुद्धा तो त्या प्रोजेक्टवर कुठल्याही प्रकारचं काम करू शकला नाही. याची मानसिकताच अशी होती का त्याला काम करायचंच नव्हतं. किंवा 2016मध्ये तुमचा जर प्लॅन पास होतोय, तुम्हाला लोन सँक्शन होतोय, तुम्ही डिस्बर्समेंट घेताय, त्यानंतरसुद्धा कुठलंही काम होत नाही, तर याचा अर्थ काय? रिलायन्सने जो लोन दिलं होतं या प्लॉटच्या
रिलायन्समध्ये लोन दिलं होतं ते या प्लॉटच्या अगेन्स्टमध्ये नव्हतं, कारण आमच्या रिडेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटमध्ये एक क्लॉज आहे, ही कॅनॉट मॉर्गेज द लँड. तो आमची जमीन कुठेही मॉर्गेज करू शकत नाही. तर त्यांनी जे होणारे जे प्लॅट होते त्या प्लॉटवर त्यांनी लोन सँक्शन करून घेतलं होतं सेल कॉम्पोनंटवर. म्हणजे विक्री करणारी जी काय घरं बनणार होती त्याच्यावर त्यांनी लोन सँक्शन केलेलं होतं आणि त्यातून त्यांनी 4 करोड रुपये उचलले होते. याचा आणि सोसायटीचा कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही आहे. आता ह्या ज्या काही तुमच्यावर फॉर्जरी झाल्या त्यातल्या बहुतेक फॉर्जरी हा पोलीस कारवाईमध्ये येतात. तर तुम्ही त्याबाबत काही पत्रव्यवहार केलाय का पोलीस? आम्ही पोलीस स्टेशनला कंटिन्यू लेटर देतोय. पोलीस स्टेशनला आमची त्याला बोलून तिथे स्टेटमेंट पण चालू होते. कारवाई चालू आहे, परंतु पोलीस फक्त कारवाई करण्याचं हे करतायत. कंटिन्यू आपण काहीतरी 1.5 ते 2 वर्षे आम्ही कंटिन्यू पोलीस स्टेशनला सुद्धा लेटर देतोय, पण आजपर्यंत आम्हाला न्याय म्हणून आज कुठल्या प्रकारचं काहीच मिळत नाही. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.